नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त आदित्य नाझा इंस्पायर टू हिंदी से। और ठंड काफ़ी ज़्यादा हो गई है तो अपने आप को गर्म रखने की सारी व्यवस्था कर लीजिए। और अभी आज मैं आपको बताने वाला हूँ इन्फिनिक्स स्मार्ट एचडी के बारे में सब कुछ। इस फ़ोन को चलाते हुए मुझे बहुत ही ज़्यादा लंबा समय गुजर चुका है और मैं जानता हूँ कि आपके पास बड़े वाले सवाल हैं, तो बड़े वाले सवालों का एक बड़े वाला जवाब इस बड़ी वाली वीडियो में आएगा। तो उसको अपना बड़े वाला दिल दे दो भाई। और पहले ही मैं जब लास्ट में मांगूंगा या लास्ट में भिखारी बनूंगा तो मैं पहले ही भिखारी बन जाता हूँ, गिर जाता हूँ। थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, थोड़ा पहुंचा दो इधर उधर अपने मोहल्ले में, समाज में इज्जत बढ़ा दो मेरी थोड़ी। और शुरू करते हैं एक बढ़िया से सौंदर्य प्रदर्शन के साथ। तो यार इन्फिनिक्स स्मार्ट एचडी की अनबॉक्सिंग मैं पहले ही कर चुका हूं, तो उसको तो भाई साइड कर दो और अभी बात करते हैं कि इस फोन में एक्चुअली में क्या क्या है, ऐसी चीजें जिसके बारे में शायद से बहुत सारे लोगों ने उतना डिटेल में ना बताया हो। तो बिल्ड और डिजाइन की बात की जाए तो ये वे करता है 195 ग्राम्स, 9.8 मिलीमीटर थिक है और मुझे काफी हद तक ये हैंडी फोन लगा। इसकी प्लास्टिक बॉडी है, जेम कट टेक्सचर डिजाइन, इसके डिजाइन का नाम दिया इन्होंने, वो मस्त से एरो टाइप के पैटर्न बने हुए हैं। ऐसा डिजाइन हमने कुछ और अन्य फोन्स में देखा तो है, बट यहाँ पे काफी अच्छी फील आई। और एक और चीज जो कि बहुत ही नोटिसेबल है इस फोन के बारे में वो ये है, भले इसकी बैटरी नॉन रिमूवेबल है बट इसके बैक जो है वो अलग हो जाता है। और बैक को अलग करने के बाद आप देखेंगे कि अंदर यहाँ पे दो आपको स्लॉट मिल रहे हैं अलग अलग सिम लगाने के, और एक डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट मिलता है। तो चलो वो बहुत ही वेल एंड गुड चीज है, बट ये ऑल द वे नहीं गए, इन्होंने रिमूवेबल बैटरी नहीं दी यहाँ पे। तो ठीक है अपना यार, फिर भी बहुत ही हद तक सही कॉस्ट इफेक्टिव डिजाइन रखा है इन्होंने। जो स्पीकर मॉड्यूल है वो इस पे बैक पे दे रखा है यार, वो ओके तो है नॉर्मल यूज के लिए, बट उससे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस तो एक्सपेक्ट मत ही कीजिए। इसमें 3.5mm जैक जो है वो दे रखा है, और ये जो फोन है इसमें डेडिकेटेड फ्रंट कैमरा के साथ फ्लैश मॉड्यूल है, जो मेरे को शायद इसके बिल्ड और डिजाइन में सबसे बढ़िया चीजों में से एक लगता है। ये फोन जो है उपलब्ध होगा ऑब्सिडियन ब्लैक, क्वार्ट्ज ग्रीन और टोपाज ब्लू रंगों में। डिस्प्ले की बात की जाए तो आता है 6.1 इंच की HD प्लस डिस्प्ले के साथ। 6.1 इंच डिस्प्ले होने के बावजूद, बिकॉज इसको बनाया सही से हुआ है, तो काफी हद तक हैंडी लगता है। उतना ज्यादा बड़ा और बल्कि फोन नहीं लगता है मेरे को पर्सनली। और इसके अंदर ड्यू ड्रॉप स्टाइल का नॉच दे रखा है, थोड़ी सी बड़ी सी चिन्ह है, 85% स्क्रीन टू बॉडी रेशो है। जो डिस्प्ले की मैक्सिमम ब्राइटनेस है वो 500 निट्स तक ही जाती है। तो थोड़ा सा मैं ये बोलूंगा, जब मैं लॉन्ग टर्म इसको यूज कर रहा था, छत वगैरह पे ले गया, विंटर का मौसम चल रहा है, बढ़िया लगता है। अगर थोड़ा धूप में बैठ के सेका जाए, तो मैं वही धूप में बैठ के सेक रहा था, यूट्यूब पे गाने सुन रहा था, तो वहां पे मैंने नोटिस करा कि डिस्प्ले की मैक्सिमम ब्राइटनेस जो थोड़ी सी कम है, और आपको अगर बिल्कुल धूप में अगर आप इसको ले जाओगे तो उतना मजा नहीं आएगा जिंदगी में। तो वो एक चीज थोड़ी सी कम लगी मुझे, बट नॉर्मल डे टू डे यूसेज में गुड इनफ है, वीडियोस देखने के लिए, गेम्स खेलने के लिए। स्पेक्स की बात की जाए तो आता है Helio A20 क्वाड कोर चिपसेट के साथ, 2GB रैम के साथ और 32GB इंटरनल स्टोरेज है। परफॉर्मेंस जो वो इन जनरल ओके है, इसमें पहले से कोई ऑब्स्ट्रूसिव एड या फिर नोटिफिकेशन नहीं घुसा रखे थे इस बारी। और गेमिंग परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो लो से मीडियम सेटिंग्स पे ओके गेमिंग परफॉर्मेंस थी। मतलब अगर आप बहुत लंबे टाइम तक गेम खेल रहे हो तो ऐसा तो नहीं लगेगा कि फोन बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है, बट आपको ये लगेगा थोड़ा स्टटर का रेट धीरे धीरे बढ़ता है थोड़ा बहुत, अगर बहुत लंबे टाइम तक गेम खेल रहे हो। मोस्टली गेम्स लो सेटिंग्स पे, मीडियम सेटिंग्स पे सही चल रही थी इस पे, और ठीक ठाक एक्सपीरियंस है गेमिंग के मामले में, बट उतना कोई हार्ड कोर गेमिंग वाला फोन नहीं है ये। अब अगर मैं बात करूं OS एक्सपीरियंस के बारे में ही पहले ही, तो जो OS एक्सपीरियंस है उसको थोड़ा सा अलग रीडिफाइन किया गया इस बारी। क्यों? क्योंकि Android 10 बेस्ड, Android Go बेस्ड सिस्टम के ऊपर ये बना हुआ है। तो Android Go के बारे में जिन लोगों को नहीं पता उनको एक मैं ब्रीफ में बताया था कि Android Go एक्चुअली में Android का ही एक स्ट्रिप्ड डाउन वर्जन होता है, जिसमें कि Android की सिर्फ कोर फंक्शनैलिटीज रखी जाती है ताकि वो कम रैम वाले फोन्स पे भी स्मूथली चल जाए। तो वो चीज मुझे यहाँ पे देखने को मिली कि 2GB रैम सिर्फ होने के बावजूद ये फोन उतना ज्यादा लैग वगैरह नहीं कर रहा था। एप्स मेरे ठीक ठाक खुल रहे थे, ठीक ठाक काम हो रहा था। बट डेफिनेटली यार, अगर आप लंबी दूरी में इसको चलाओगे और सिर्फ 2GB रैम पे चलाओगे तो ज़्यादा ऐप्स लोड करने के बाद पक्का ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि 6-7 महीने यूज करने के बाद मेरे को लगता है कि फ़ोन स्लो डाउन हो सकता है। बिकॉज यार 2GB रैम और 32GB स्टोरेज को भरने में कितनी ही देर लगती है, तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रख के। और इसके अलावा इसके अंदर ब्लोटवेयर वगैरह थोड़ा बहुत रिड्यूस कर दिया गया इस बारी, वो मुझे बहुत ही पसंद आया। कोई बैड नोटिफिकेशंस नहीं आ रहे थे इस बार। पाम स्टोर वगैरह पहले से प्रीलोडेड था, बट कोई उल्टे पुल्टे नोटिफिकेशन वो नहीं दे रहे थे, तो वो मेरे को बड़ा ही पसंद आया।
कनेक्टिविटी की बात करूं तो डुअल वोल्टी इसके अंदर है, वियो वाईफाई का सपोर्ट है इसके अंदर, ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट है, डुअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट है, एफएम रेडियो भी इसके अंदर है, कैरियर एग्रीगेशन इसमें नहीं है यानी 4G प्लस नहीं है, यूएसबी ओटीजी को सपोर्ट करता है। सेंसर्स की अगर मैं बात करूं तो यार सेंसर्स यहाँ पे थोड़े से लिमिटेड से हैं, मतलब बजट स्मार्टफोन है ठीक है, बट यार गायरोस्कोप सेंसर हटाने का मतलब नहीं बनता था। अगर आप कोई ऐसी गेम खेल लोगे जिसमें गायरोस्कोप सेंसर यूज हो रहा होगा तो वहाँ पे आपको उसकी कमी खलेगी। और वैसे तो बेसिक सेंसर सारे हैं जो कि नॉर्मल कामों के लिए ज़रूरी होते हैं, जैसे एम्बिएंट लाइट सेंसर हो गया आपका, एक्सेलरोमीटर हो गया, ग्रेविटी सेंसर हो गया, ये सब बेसिक सेंसर सारे इसमें हैं। बट जो गायरोस्कोप है वो नहीं दे रखा, तो उसमें कहीं कहीं कुछ एक चुनिंदा एप्लीकेशन में आपको हो सकता है दिक्कत आ जाए। जो पीछे फिंगरप्रिंट सेंसर था वो फास्ट और एक्यूरेट था, और ऐसे ही मैं सेम बोल सकता हूँ फेस अनलॉक एक्सपीरियंस के बारे में, जो काफ़ी हद तक सही चल रहा था। अब क्योंकि यार एक बजट स्मार्टफोन है, बंदा उतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखता कैमरा से, क्योंकि ज़्यादातर बजट स्मार्टफोन्स में कैमरा उतना कोई खास नहीं होता। बट मुझे ऐसा लगा कि कुछ कुछ मामलों में से कैमरा सही परफॉर्म कर रहा था। इसके अंदर 8 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर दे रखा है f2.0 अपर्चर के साथ, डुअल एलईडी फ्लैश दे रखा है, बड़े सारे मोड ही घुसा रखे हैं इन्होंने एकदम जोश में। AI HDR मोड है, पोर्ट्रेट मोड है, AI ब्यूटी मोड है, ऑटो सीन डिटेक्शन है, जो कि मेरे हिसाब से 10 में से 9 बार बहुत ही परफेक्ट काम कर रहा था ऑटो सीन डिटेक्शन इसका, कि मतलब वो बिल्कुल ठीक ठीक कलर्स को जज कर रहा था। बट वो जो 10 में से एक बारी कभी वो खराब सा हो जाता था ना, तो मतलब वो कलर्स उल्टे पुल्टे करते थे। जैसे मैं गमलों उमलों की फोटो ले रहा था, पौधों की फोटो ले रहा था, तो ऑलमोस्ट 10 में से 9 टाइम्स तो बढ़िया फोटो आ रही थी। किसी एक टाइम वो एक्सपोजर वगैरह के साथ अगर बैंड बजा देता था तो वो एकदम ही जैसे डार्क ग्रीन पौधे को लाइट ग्रीन बना दे रहा था, और थोड़ी बहुत और दिक्कतें आ रही थी। बट इन जनरल कैमरा एक्सपीरियंस सही है, सॉफ्टवेयर पे सही काम कर दिया इस बार इन लोगों ने। आगे 5 मेगापिक्सल का f2.0 अपर्चर वाला एक सेल्फी कैमरा भी दे रखा है, जिसके साथ उन्होंने आगे भी भाई डुअल एलईडी फ्लैश दे रखा है, तो वो मेरा एक बहुत ही फेवरेट फीचर है। फुल एचडी वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्टेड है, बैक पे भी फ्रंट पे भी। ये जो फ्रंट कैमरा है एक्सेप्टेबल है आपकी वीडियो मीटिंग्स और लॉन्ग कॉल्स के लिए। कैमरा जो है वो बढ़िया लाइटिंग कंडीशन में तो बढ़िया है ही है, बट जो थोड़ी सी लाइट अगर डाउन जाती है तो वहाँ पे फ्लैश यूज करके थोड़ा बहुत अच्छी सेल्फीज ले सकते हो। थोड़ा बहुत यार क्वालिटी गिरती है लाइट डाउन जाने पे, बट स्टिल यार ठीक ठाक फोटोज आ जाती हैं, और मतलब ऐसा नहीं लगता कि यार बिल्कुल कचरा हो रखा है, ऐसा वाला सीन नहीं है। इवन जैसे सारी लाइट्स ऑफ करके भी हल्की सी नेचुरल लाइट आ रही थी, उसमें मैं सेल्फी फ्रंट फ्लैश के साथ जब ली तो वो थोड़ा बहुत सॉफ्ट हो गया था स्किन के डिटेल्स और टोन, बट स्टिल वो काफ़ी हद तक एक्सेप्टेबल इमेज थी। तो अब ऐसे भी यार सस्ता होने यार जान लोगे क्या बच्चे की। अब अगर बैटरी की बात की जाए तो ये आता है 5000 mAh की बैटरी के साथ, और इसकी जो बैटरी लाइफ हो आराम से 1 डे प्लस जाती है। क्यों? इसके पीछे एक और कारण है, क्योंकि इसमें 720p डिस्प्ले है। अब HD प्लस डिस्प्ले होने का मतलब यह है कि GPU को कम काम करना पड़ रहा है। फुल HD प्लस डिस्प्ले को अगर GPU ड्राइव कर रहा था तो उसको पावर कंजम्पशन भी ज़्यादा होती, लोड भी ज़्यादा पड़ता, तो GPU CPU इन सबको कम कम काम करना पड़ रहा है, डिस्प्ले भी कम पावर खा रहा है। तो ये HD प्लस डिस्प्ले होने की वजह से और 5000 mAh बैटरी कॉम्बिनेशन होने की वजह से साथ में जो इनका सामंजस्य बैठ रहा है वो काफ़ी अच्छा है, और आराम से आपको 1 से 1.5 दिन प्लस की बैटरी लाइफ यहाँ पे मिलेगी ही मिलेगी। और क्योंकि ये Android Go बेस्ड XOS के साथ आता है तो स्टैंड बाय बैटरी ड्रेन भी काफ़ी हद तक बढ़िया है, और मेरे हिसाब से बैटरी बैकअप के मामले में काफ़ी बढ़िया स्मार्टफोन है। इजीली मॉडरेट टू हैवी यूसेज पे आपको 6 घंटे के अराउंड स्क्रीन ऑन टाइम मिल रहा है यहाँ पे, और क्योंकि इसमें पहले से ज़्यादा ब्लोटवेयर नहीं डला हुआ तो बैकग्राउंड ड्रेन भी कोई ज़्यादा नहीं। अब अगर मैं ऑडियो की बात करूँ तो स्पीकर प्लेसमेंट डेफिनेटली यार बेटर हो सकता था। मतलब यार पीछे स्पीकर देने वाला युग तो कब का चला गया, और हाथ से कितनी बार मैं उसको मफल कर देता था ऐसे पकड़ के, तो वो चीज़ मुझे थोड़ी सी बुरी लगी कि अगर वो यहीं नीचे होता ट्रेडिशनल जो सेटअप होता है तो काफ़ी हद तक सही होता। कई बार ऐसा होगा कि आपने उसको पॉकेट में रखा होगा उस फ़ोन को, और अगर उसका जो स्पीकर मॉड्यूल वाला साइड है आपने ऐसे रख दिया पैर की तरफ करके तो आवाज़ काफ़ी हद तक दब सी जाती है, और रिंगटोन आ रहा होता तो उतना ज़्यादा सुनाई नहीं देता। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि शायद से कॉस्ट कटिंग मेजर के तौर पे इंप्लीमेंट किया गया, बट मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि अब वो स्पीकर मॉड्यूल की प्लेसमेंट प्रैक्टिकल नहीं है, बिकॉज अगर कोई व्यक्ति अपनी जेब में फ़ोन रख रहा होता है तो वो चीज़ जो है वो कई बार दब जाती है। ऑडियो क्वालिटी कॉल्स पे काफ़ी हद तक ठीक थी, और मैक्सिमम वॉल्यूम जो है स्पीकर की वो थोड़ी सी लाउड हो सकती थी। अब अगर मैं बात करूं फाइनली प्राइसिंग की, तो बिग सॉलिडिफायर जो है इस फोन के लिए वो है इसकी प्राइस, जो कि 5,999 रुपए का लॉन्च प्राइस है। लॉन्च प्राइस हो सकता है आज से 1-1.5 महीने बाद यही लॉन्च प्राइस बदल के 6,000-7,000 हो जाए। ये बात मैंने अपनी अनबॉक्सिंग वीडियो में भी बोली थी, और ये बात मैं फिर दोबारा बताना चाहूंगा कि अभी जो मेरा वर्डिक्ट है ये 5,999 यानी ऑलमोस्ट 6,000 रुपए का जो इसका प्राइस है उसके हिसाब से मुझे तो लगता है बहुत ही हद तक सही फोन बनाया गया। काफी ज्यादा मेहनत करी गई इन्होंने, और कहीं पे कोई उतनी ज्यादा कॉस्ट कटिंग नहीं करी गई है।
बट वहीं अगर इसका कल को प्राइस बढ़ के थोड़ा और 500-1000 रुपये ज़्यादा हो जाता है तो शायद से उतनी लुक्रेटिव डील नहीं रहेगा ये फ़ोन, और तब शायद से उतना मज़ा भी नहीं आए खरीदने में। तो मेरे हिसाब से अभी आपको ये देखना चाहिए कि अगर आपको सही में मार्केट में आप जा रहे हैं बिल्कुल ही एकदम सस्ता फ़ोन लेने जिसमें आपका सब कुछ सही से चले, और अगर आपको बहुत ज़्यादा हैवी ऐप्स नहीं चलाने, लॉन्ग टर्म बहुत ज़्यादा एकदम खींचना नहीं है, आपको एक बर्नर फ़ोन चाहिए कुछ ऐसे कामों के लिए जिनके बारे में आप डिस्कस नहीं कर सकते हैं, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया हो सकता है ये फ़ोन। बट अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो फ़ोन लेके उस पर बहुत ही ज़्यादा देर तक कॉल्स वगैरह अटेंड करना चाहते हैं, वीडियो कॉल्स करना चाहते हैं, मीटिंग्स अटेंड करना चाहते हैं बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि मे बी शायद भविष्य में जब आप मल्टीटास्किंग कर रहे होंगे व्हाट्सएप के बीच में और अपनी वीडियो कॉलिंग ऐप के बीच में, तो वो जो 2 GB रैम है वो शायद थोड़ी कम लगे। तो वो जो चीज़ है वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से सोच के देखा जाए तो मे बी आपको कोई और फ़ोन लेना चाहिए अगर इसका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है फ्यूचर में। अभी करंट प्राइसिंग पे मेरे हिसाब से बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ही सही फ़ोन है। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई इसको लाइक करें, शेयर करें, इंस्पायर टू हिंदी को सब्सक्राइब करें। किसी को पता नहीं चलेगा, कोई आपको जज नहीं करेगा इस बात के लिए, और मेरा भी दिन बढ़िया बन जाएगा। और हमेशा की तरह सतत निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहिए।